हाय बच्चों, आई होप तुम्हारी प्रेपरेशन ऑफ योर पेपर नंबर 3 कॉस्ट बढ़िया जा रही है। वी हैड अ सेशन yesterday जिसमें मैंने तुमको पूरा एकदम क्लियर कर दिया था that what is going to be your study plan for this 1.5 day का गैप इन योर लॉ और कॉस्ट के पेपर का। तो आफ्टर दिस क्लैरिटी कि भाई मेरे को किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, इवन कॉन्सेप्ट को कितना टाइम देना है, क्वेश्चंस को कितना टाइम देना है, ऑल्सो कौन से क्वेश्चंस करने हैं, बिकॉज मैंने तुमको लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करी हुई है। एंड ऑल्सो थियोरी कौन कौन सा पार्ट का मेनली हमको कवर करके जाना है और कितना टाइम लगाना है। उस पूरी प्लानिंग के बाद एज promised today on the 5th of November I'm recording this video for you so that सारी तैयारी के बाद एग्जाम में जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो एग्जैक्टली हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि हमारा स्कोर और ज्यादा इम्प्रूव हो सके। तो लेट अस बिगिन दिस सेशन। यहाँ पे प्रेजेंटेशन टिप्स, हाउ टू अप्रोच योर CMAC पेपर ऑफ CA इंटर, सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहली बात, चिंता में कई बच्चे हैं इस वक्त और घबराहट के क्या होगा, एग्जाम में क्या होने वाला है, पेपर में क्या आने वाला है, मुझसे बनेगा नहीं बनेगा, लॉट ऑफ थिंग्स। तो आज का ये सेशन वी आर डिवोटिंग टू लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि दिमाग में चल रही हैं, जो कि पेपर में आ सकती हैं, जिनको हमें ओवरकम करना है। यस, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं कुछ तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही हूँ। इनमें से मोस्ट ऑफ द चीजें हम क्लास में एन नंबर ऑफ टाइम्स डिस्कस कर चुके हैं, तो यू आर ऑलरेडी वेल वर्स्ड विद इट। लेकिन स्टिल लास्ट एग्जाम के जस्ट पहले एक बार रिमाइंड हो जाए तो बेटर रहता है कि कोई बात मिस ना हो जाए। तो इसलिए तो फटाफट जो मैं बातें कहूँ उनको देख लेना और जो नई बातें हों उनको ध्यान में और एडिशनली रख लेना। सबसे पहला, जब आप अपना पेपर देंगे तो आपको ये इंश्योर करना है कि यू डू योर बेस्ट क्वेश्चन फर्स्ट। हमको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 6 तक दिए होते हैं। 1 करना कोई कंपल्शन नहीं है, तो इस बात का ध्यान, यू कैन डू 1, 2, 3, 4, 5, 6 एनी ऑफ देम, बट मेक श्योर कि आप अपना बेस्ट पहले करें। बिकॉज अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन एग्जामिनर पे बढ़िया पड़ता है तो डेफिनेटली बेटू आगे चेकिंग में कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट कंटिन्यू होता है। अब यहाँ पे एक बात नोट करने की है, कभी कभी कुछ बच्चे जो थ्योरी अप्रोच वाले होते हैं और उनको प्रैक्टिकल नहीं बनता होते हैं, वी नो दैट। उनका कहना होता है मैम मेरा तो थ्योरी सबसे अच्छा है, तो मैं फर्स्ट थ्योरी अटेम्प्ट कर लेता हूँ एंड आई हैव सीन सच कॉपीज। इट्स अ बिग नो, नॉट एट ऑल। किसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में थ्योरी से शुरुआत करना, क्लियर इंप्रेशन एग्जामिनर को देना है भाई मेरे को प्रैक्टिकल नहीं आता, थ्योरी से काम चला रहा हूँ, नहीं चल पाएगा, नॉट एक्सेप्टेबल। सो थ्योरी कभी फर्स्ट प्लेस में नहीं उठाना है इन अ प्रैक्टिकल पेपर। प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही उठाना है, not necessarily the first one in the paper, but you can pick up any of the question, maybe 2, 3, 4, 5, whatever। ठीक है। अब एक बात मैं तुम्हें बताऊं, देखो इंस्टीट्यूट कभी भी पेपर बहुत टफ नहीं देता। हमेशा पेपर का पैटर्न ऐसा ही सेट होता है कि तुम्हारा जो 120 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, इसमें तो मानो मिनिमम मिनिमम से मिनिमम इसका 60% 50% मतलब 60 नंबर ऐसा ही होता है जो सीधा सीधा तुम कर सकते हो, बट वो परोसते नहीं है। दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू 60 मार्क्स के सीधे फ्लैट इजी क्वेश्चन और बचा हुआ एकदम टफ क्वेश्चन। अभी कुछ समय से इंस्टीट्यूट का ये पैटर्न बन गया है, यूजुअली वो हर एक क्वेश्चन में, लाइक क्वेश्चन 1 है, इसके तुम्हारे 4 पार्ट्स हैं ABCD, इनमें वो कोई 2 ट्रिकी क्वेश्चन डाल देंगे और 2 सिंपल। एक बात ये हो सकती है। दूसरा दूसरा तुम्हारा मानो एक कोई क्वेश्चन है 1 या 2 मान लें, उसके अंदर A
बी, सी, 3 पार्ट्स हैं। तीनों में ही 70% 80% डायरेक्ट होगा, 20-30% में फ्रिक्शन होगा। तो ऐसा इंस्टीट्यूट करता है। दे आर मेनली प्लेइंग विथ व्हाट, दे आर मेनली प्लेइंग एंड चेकिंग योर कॉन्फिडेंस लेवल। दे आर चेकिंग, डू यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, डू यू हैव दैट एबिलिटी टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग at such instances, in such situation। मैं बहुत ऑनेस्टली कह रही हूँ, आई थिंक एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर आप में से कोई भी ये वीडियो देख रहा होगा, यू विल आल्सो एक्नॉलेज द फैक्ट, when we sit in front of our client and our client puts number of questions, it's not always that we have answer for all the questions, but yes, we need to know how to deal with the situation and handle the things in most perfect manner। और हाँ, कुछ कुछ चीजों के लिए वी मे टेक टाइम, उनको वी मे स्टडी एंड लेटर ऑन वी मे प्रोवाइड द सर्विस टू आवर क्लाइंट। इन द सेम वे इंस्टीट्यूट क्या चेक कर रहा है, मैंने आपको क्वेश्चन दिया 10 नंबर का, उसमें मैंने 20%, 2-3 पॉइंट कुछ ट्रिकी डाले, बाकी पोर्शन डूएबल था। क्या आप उस 20% को देख के इतना घबरा गए कि बचा 70-80% निपटा दिया, या आप मॉरली मेंटली इतने स्ट्रांग हैं इमोशनली कि आपने 70-80% को बढ़िया किया। रही बात 20-30% की, टाइम है अगर और आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं, बिल्कुल करिए, अदरवाइज उस पार्ट को साइड लाइन करिए, अगले क्वेश्चन पे मूव करिए, उसमें से काम को उठाइए, उतना करके आइए। वो एक्चुअली आपकी कॉपी के थ्रू ये चेक कर रहे हैं व्हाट इज योर मेंटल स्ट्रेंथ, how strong you are, do you deserve to reach CA final, because ultimately all the chartered accountants are representing our institute, so do we have that ability कि हम हमारे इंस्टीट्यूट के प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव बन पाएंगे। तो बोलोगे मैम इतनी बातें होती है क्या एक क्वेश्चन पेपर? यस, यस। सो इट्स नॉट दैट कि वो किड्स शो चल रहा है कि तुम बोलो एक क्वेश्चन नहीं बना, एक पॉइंट नहीं बना, मैं इमोशनली टूट गया था तो मुझसे नहीं हुआ। बेटो, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी पेपर एट ऑल। क्वेश्चन मिलेगा, वो आपके साथ ऐसे ही ट्रीट करेंगे। आउट ऑफ दैट 10 मार्क्स का क्वेश्चन 2-3 पॉइंट ट्रिकी आने वाले हैं। आप कोशिश करिए उन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ के कि आप उसको बेस्ट अप्लाई कर पाए। ना भी हो, बाकी क्वेश्चन का जितना सही कर सकते हो उतना तो करो, ये दिमाग में डालो प्लीज। और कभी कभी तो फर्स्ट क्वेश्चन को टफेस्ट दे देते हैं, देखते से ही आदमी के हाथ पैर ठंडे हो जाए, यही तो वो है जो मुझे नहीं आता था और यही एग्जाम में आ गए, अब तो मैं गया। नहीं यार, आगे का पेपर बचा है ना, उस पे जाओ, उसको देखो, उसको करो। तो आई थिंक तुम्हें थोड़ी बात समझ में आ गई होगी। चलो भाई, तो आगे पहुंचे हम, बात करेंगे हम 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम की। व्हेन वी टॉक अबाउट 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम, तो लोगों को ऐसे गलतफहमी होती है जैसे 12th स्टैंडर्ड में हुआ करता था कि हम 15 मिनट रीडिंग टाइम में तो पूरा पेपर पढ़ लेंगे। भाई नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते, पॉसिबल ही नहीं है। 2 पेपर आप दे चुके, शायद रियलाइज कर लिया होगा, नहीं पढ़ सकते आप पूरा का पूरा पेपर 15 मिनट्स में। फिर क्या करें मैम? करिए आप ये जो आपका टेक्निक होना चाहिए, आप क्वेश्चन पेपर को करिए स्कैन। स्कैन, इस क्वेश्चन में इस टॉपिक है, इस क्वेश्चन में इस टॉपिक है, इस क्वेश्चन में इस टॉपिक है। उससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि यार कौन सा क्वेश्चन उस एरिया में से है जो चैप्टर्स मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। उनमें से आप किसी 2 क्वेश्चंस को पिकअप कर लें, उन 2 में से फिर आप दोनों को पढ़ें और ये देखिए मेरे को फर्स्ट प्लेस पे कौन सा करना है और सेकंड प्लेस पे कौन सा करना है। तो आप इनिशियल 15 मिनट्स में स्कैन करेंगे, अपने 2 क्वेश्चंस कम से कम डिसाइड करेंगे, बिकॉज 20 और 20 40 मार्क्स का आपको क्लैरिटी रहना चाहिए, पहले ये करना है फिर ये करना है, ठीक है? तो ये करें। अब क्या होता है, कभी कभी आपने फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन उठाया, आपको लगा ये पूरा 20 मार्क्स का मेरे को आता था, आपने उसको आधा किया और करते करते आप एकदम ब्लैंक हो गए। अब सिट्टी पिट्टी गुम, यार मैंने तो फर्स्ट क्वेश्चन उठाया था क्योंकि मुझे ये आता था, मुझसे यही नहीं बन रहा। मैम ने कहा था फर्स्ट इंप्रेशन बहुत मैटर करता है, अब क्या करूं? कुछ नहीं, शांत, दिमाग को जितना सुकून में रखोगे उतना बेटर है।
तो आपको जितना बन रहा था कर लिया। कहीं इनिशियल क्वेश्चन जो पिकअप किया उसमें लगे यार ये नहीं बन रहा, ठीक है, वहां जगह छोड़ो, हो सकता है थोड़ी देर बाद आपको क्लिक कर जाए, जगह छोड़िए, टाइम वेस्ट मत करिए कि आप वहीं अटक के रह जाए, आप आगे बढ़िए, फर्दर पार्ट्स उसके अटेम्प्ट करते जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो उठाया है उसको फर्दर करते जाइए। करते करते अगर आपको बीच में ऐसा स्ट्राइक करे कि यार उस क्वेश्चन को ऐसे करना था, पीछे जाइए प्यार से, उठा के निपटा दीजिए, फिर फर्दर क्वेश्चंस करने लगिए। और ना भी याद आए तो पेपर जब खत्म हो रहा हो उतने पार्ट में कट लगा देना जो खाली छूटा हुआ है, ओवर, दैट्स इट। तो क्यों इतना हाइपर होना है? अगर 5 मार्क्स का नहीं आया, 10 मार्क्स का नहीं आया, 1-2 पॉइंट नहीं बने, इट्स ऑल राइट, फिर भी एग्जामेशन आ सकती है, फिर भी 70, 80, 90 प्लस आ सकते हैं, तो देयर इज पॉसिबिलिटी। तो चिंता नहीं करना है, मैं हर थोड़ी देर में इसी बात पर फोकस ला रही हूँ तुम्हारा और मेरा भी, बट ऑब्वियस। चलो, अब बात आई तीसरी। कभी कभी ये गलती हो जाती है पेपर में, जल्दबाजी में हमने फर्स्ट क्वेश्चन उठाया। अब फर्स्ट क्वेश्चन में कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, दे डू ए, देन दे डू डी, देन दे डू बी, एंड देन दे डू सी। नो, यू आर पिकिंग अप वन, you will do A, B, C, D. You're picking a 5, you will do A, B, C, D. Internal order change मत करिए। क्वेश्चन ब्रॉडली कोई भी पहला उठा ले आप, 4, 3, 1, 2, इंटरनल ऑर्डर चेंज नहीं करना है। उससे एग्जामिनर को एक तरीके से, आप खुद भी सोचिए एज अ ह्यूमन, बहुत अनकंफर्टेबल होता है, पूरे टाइम स्विच करना है, और आपको आपके चेकर को कंफर्ट देना है। आप उसको कंफर्ट देंगे, उसको लगेगा यार क्या तो बच्चा है, कितना कॉन्फिडेंट और स्मूथ काम किया है, नंबर आपकी झोली में है साहब। तो ध्यान रखना है। चलिए, वर्किंग नोट्स हमने बहुत प्रैक्टिस करी हुई है। वर्किंग नोट बनाना पहली बात जरूरी है। वर्किंग नोट में वर्किंग नोट हेडिंग WN लिखो, चलता है। वर्किंग नोट का नंबर, वर्किंग नोट की हेडिंग, हेडिंग दैट मीन्स टाइटल, क्या कैलकुलेशन हो रहा है उस वर्किंग नोट से, और फिर फेयर वर्किंग में उसका रेफरेंस कि भाई ये कैलकुलेशन कहाँ से उठाया है, कौन सी वर्किंग नोट से, तो ये तुम्हें आता है, ध्यान रखना। उसके बाद हाँ, पॉसिबल अगर हो तो, नॉट अ कंपल्शन, बिजनेस का नाम टॉप पे डाल दिया करो, इन द बुक्स ऑफ करके जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम। डेट स्पेसिफिकली मैं कहूंगी, आप अगर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हो या मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट बना रहे हो, कॉस्ट शीट बना रहे हो, आप डेट लिखो, डेट लिखो, बड़ा मैटर करता है, बहुत क्लैरिटी रहती है, डेट लिखने की कोशिश आप करेंगे। उसके बाद लॉट ऑफ पॉइंट्स कमिंग बैक टू बैक इन लाइन, और से सुनो, सबसे पहला, ट्राई स्टेटमेंट्स जितना हद तक पॉसिबल हो। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं, ईओक्यू, बोले ईओक्यू पे करें हम डील, या 5,000 यूनिट्स एक बार में खरीदें, करने को आप पहले ईओक्यू का कैलकुलेशन दिखाओगे, फिर 5,000 यूनिट्स पे कैलकुलेशन दिखाओगे, फिर कंक्लूजन लिखोगे, 1-1.5 पन्ना लगेगा, बिखरा बिखरा प्रेजेंटेशन है। जैसे हमने कॉल्यूमिनेट सीखा है स्टेटमेंट में, पर्टिकुलर्स बनाओ, ईओक्यू एक कॉलम, 5,000 यूनिट्स एक कॉलम, टोटल किया, आधे पेज में सुंदर काम डन। लेबर है, बोले हालसे में कितना पेमेंट, रोगन में कितना पेमेंट, साइड साइड में कर दो कॉलम बना के। जितना हद तक पॉसिबल हो स्टेटमेंट वाइज जाओ। जो लोग स्टेटमेंट एकदम से बना नहीं पाते, भाई अब सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ स्टेटमेंट, तो तुम जैसे कर पाओ तुम सॉल्व करो, हर बात को लिख दो। नहीं बनता स्टेटमेंट तो ठीक है, नथिंग कैन बी डन नाउ, एटलीस्ट इस एरिया में। हेडिंग्स डालना है, हर चीज की हेडिंग। आप कॉस्ट शीट बना रहे हैं तो वो हेडिंग डालिए, कोई बजट बना रहे हैं तो आप वो हेडिंग डालिए, आप ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप वो हेडिंग डालिए, आप जो भी आप निकाल रहे हैं हेडिंग, हेडिंग के कर क्या रहा है दैट शुड बी रिटन। बार बार नहीं लिखना है। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमें निकालना है बीपी, अब आपने बीपी का लिखा, फॉर्मूला डाला, फिर अगली लाइन में बीपी, फिर अगली लाइन, नहीं भाई इतना नहीं करना है, मतलब माना मैम ने कहा, लेकिन बार बार एक बार लिखो और उसके बाद बस इक्वल टू लगाओ, खत्म हो गई कहानी, तो चलेगा। एक वैल्यू फाइनल आ रही है, स्पेशली जैसे मार्जिनल में होता है, या आपका लेबर में होता है, या मटेरियल में होता है, कि एक सिंगल वैल्यू इज द आंसर, बॉक्स मस्ट है। गंदे बॉक्स मत बनाना यार प्लीज। लाइक मैं तुम्हें बताऊं, जस्ट अ मिनट, बच्चों की है ये आदत, मैंने तुम्हारी कॉपीज चेक करी है तो बोल रही हूँ यार, ऐसा बॉक्स बनाते हैं, ऐसा गंदा बॉक्स नहीं बनाते प्लीज। आप बनाए बॉक्स तो जरा थोड़ा सा सही प्रॉपर बॉक्स ऐसा बनाइए आप, और नहीं बनता एटलीस्ट लाइंस का ध्यान रखो, तो थोड़ा नीट रहे कोशिश, बाकी नहीं रह पाए तो।
अब नहीं कर सकते उस पर ज्यादा तुम वर्क। यूनिट कंपलसरी है भाई, यूनिट एज इन रुपीज लिखना है, लीटर लिखना है, मीटर लिखना है, वट तो डाल देना। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। मटेरियल हो, लेबर हो, ओवरहेड्स में रिकवरी रेट हो, उसके अलावा एनी चैप्टर वी टॉक अबाउट, कॉस्ट शीट के अंदर तुम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हो, फिनिश गुड्स का, मार्जिनल हो, स्टैंडर्ड हो, सब में फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो चेकिंग में आंसर हो सकता है सही हो, फिर भी स्टेप मार्किंग में मार्क्स कट सकते हैं आपके। तो फॉर्मूला लिखना बेहद बेहद जरूरी है। हो सकता है सॉल्व करने में आपका सोल्यूशन गलत है, उसके मार्क्स कटेंगे, लेकिन फॉर्मूला सही लिखने के मार्क्स मिल जाएंगे आपको। तो फॉर्मूला लिखना है, इज द पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट, लीव लाइन इन ऑल स्टेटमेंट्स रेकमेंडेड। आगे मैंने लिखा भी है वैसे तो। भाई कोशिश करिए आप मीडियम फॉन्ट साइज की। कई लोग बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं, ऐसा लगता है ईंटें रख दी हूँ, लिटरली ऐसा लगता है ईंटें रख दी हूँ, ब्रिक्स आर केप्ट। नो, मीडियम फॉन्ट साइज रखो, बहुत चुन्नू भी नहीं, बहुत बड़ा भी नहीं, मीडियम फॉन्ट साइज पहली बात। और लाइंस बीच बीच में छोड़ो, उससे गंदी राइटिंग भी हो तो भी थोड़ी चल जाता है मामला। नया पेज और न्यू क्वेश्चन, लेकिन अगर आधा पेज बचा है, आधा, तो फिर वहीं से स्टार्ट कर लो। आधे आधे पेज वेस्ट नहीं करते। हाँ, आखिरी का कुछ बचा है 4 5 6 लाइन, तो उसको छोड़ दो, नेक्स्ट पेज पे चले जाओ। लेकिन हाफ और मोर देन हाफ बचा है, स्टार्ट फ्रॉम दैट पेज ओनली, डोंट पे सो मच ऑफ द आंसर शीट। थियोरी आंसर की मैं बात करूं, थियोरी आंसर, पहली बात मैंने जो बताई थी तुम्हें, थियोरी क्वेश्चन फर्स्ट प्लेस पर अटेम्प्ट नहीं करना है, नो। फिर कब करना है मैम? लास्ट में? लास्ट में भी नहीं। एक्चुअली तुम जब एकदम लास्ट में अटेम्प्ट करते हो ना, तो हमारी ड्राफ्टिंग स्किल्स बहुत खराब हो जाती हैं, जब टू राइट और फ्रेम द आंसर। प्रेफरेबल है, जैसे 2 बजे पेपर स्टार्ट होता है लिखना, 4 बजे के आसपास, 4 सवा 4 के आसपास थ्योरी क्वेश्चन उठा लेना चाहिए, ताकि आप उसको फ्रेम ढंग से कर पाए। ऐसा नहीं कि आप बस यूं ही लिख दे, मार्क्स नहीं देते वो। आप अनशंट लिख के आते हैं, वो आपको 0 देते हैं, सीधे काट देते हैं कि ठीक भाई टाइम पास हमें चला आ रहा है, ले। तो इसलिए थोड़ा सोच के ही लिखना है अपने को आंसर। पॉइंट में लिखिए आंसर, पहली बात। कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दीजिए आप प्लीज उस आंसर के अंदर, जो मेन वर्ड्स आपको लगे कि कहीं मॉड्यूल या कॉपी से अपन ने उठा के लिखे हैं। डिफरेंस जब भी हो, बेसिस कोशिश करें, बेसिस नहीं बन पा रहा अगर, फिर बिना बेसिस के लिख दें, छोड़ने का कोई सेंस नहीं है, प्रेफरेबल है कि बेसिस रहे। ठीक है। और राइट कंक्लूजन्स एंड सजेशंस व्हेनेवर आस्क्ड, एज इन वो तुमसे बोले कि आप बताइए इस पर्टिकुलर गिवन सिचुएशन में हाल से बेटर है कि वुमन बेटर है, आप नीचे प्रॉपर अच्छा ऐसे फिलोसॉफिकल टाइप का आंसर ड्राफ्ट करिए, जैसे लॉ में आप लिखते हो। बहुत लंबा नहीं खींचना है यहाँ पे, लेकिन आप प्रॉपरली आंसर फ्रेम करिए। या वो आपसे ये बोले कि फॉर एग्जाम्पल व्हाट वुड बी, आई मीन लेट मी टेक एनी क्वेश्चन, सपोजिंग मटेरियल का बोले, वो वही जो हमने डिस्कस किया था अभी, ईओक्यू पे ऑपरेट करें या 5000 यूनिट्स खरीदें। आपने टोटल दिखा दिया, लेकिन नीचे प्रॉपर लिखिए कि EOQ must be opted for as the total cost incurred in case of EOQ is this, and in the other alternative जो भी है is this, so there will be saving of this। ऐसा, या मैं कोई दूसरा चैप्टर बोलूँ उनसे, कोई भी चैप्टर, EBQ की बात करें अपन बैच कॉस्टिंग में से, तो नीचे आप उसको मेंशन करिए। या वो आपसे बोले बताओ कितने दिन में ऑर्डर प्लेस करना है, तो सेंटेंस जाता है, ऐसे नहीं 15 दिन, आफ्टर 15 days the order must be placed या the order must be placed immediately। ये चीज को मतलब आपको एज अ प्रोफेशनल साउंड करना चाहिए, समझ रहे हो? तो इट्स नॉट जस्ट कैजुअली लिख दिया, प्रॉपर। और बहुत लंबा मत लिखना, कभी कभी अपन क्या करते हैं, बैठ के एक्सप्लेनेशन लिखने लगते हैं, वो भी नहीं करना है, बिकॉज कभी कभी हमारे एक्सप्लेनेशन इतना गलत होते हैं, खुद ही फंस जाते हैं अपन। इसलिए 2 3 लाइन में लिखो, कुछ सॉलिड बात लिखो जो मेन है, लिख के खत्म। ठीक है भाई, लेफ्ट लाइन कोशिश करो, left aligned। I have a few copies to show, definitely I'll be using them abhi, लेकिन जैसे I will just give one copy as the example, though it has some great score, still ऐसा मत लिखा करो, please write from here। She has got very small font size, छोटू छोटू, so it was okay। Right, left aligned, please, left align is what is recommended highly। तो ये
ये वाला तो चलो चल जाएगा, वर्किंग नोट छूटेगा, बट ओवरऑल इन ऑल लेफ्ट लाइन की आप कोशिश करने वाले, क्योंकि गंदगी मच जाती है जिनके फॉन्ट साइज बड़े होते हैं उनकी, राइट आते आते जगह ही नहीं बचती लिखना का तो इसलिए लेफ्ट से कोने से शुरू करो, थोड़ा सा छोटा लिखो ताकि सब चीज फिट हो जाए। फिर आ गया ऑन द टॉप। भाई एक महीने का कैलकुलेशन कर रहे हो, एक महीने का कैलकुलेशन कर रहे हो, एक साल का कर रहे हो, एक हफ्ते का कर रहे हो, एक बैच का कर रहे हो, 10 बैचेस का कर रहे हो, एक जॉब का कर रहे हो, 50 जॉब का कर रहे हो, 1 यूनिट का है, 100 यूनिट का है, इस बात को ऊपर लिखना जरूरी है, जरूरी है। अगर लैक्स में है, समझते हो ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 लाख है तो अपन नीचे से 5 लिखना है तो ऊपर लिखो इन लैक्स, ऊपर लिख दो एक बार ताकि नीचे सब ऐसा चल जाए। थाउजेंड्स में जा रहे हो तो ऊपर लिखो इन थाउजेंड्स। तो टॉप पे पूरा प्रॉपर इंस्ट्रक्शन लिखना बड़ा जरूरी है कि पढ़ने वाले को समझ में आए, अच्छा ऐसी बात है। ठीक है, नंबर दी सप्लीमेंट्री शीट्स प्लीज, प्लीज। दिस इज एन आंसर शीट प्रेजेंट हेयर, आई यूज दिस ओनली, वेयर आर यू माय डियर आंसर शीट, यस। इसमें आप देखिए जैसे कि ये, जैसे कि यस, ये लिखते हैं अपने एडिशनल बुकलेट नंबर। इसने तो बहुत प्यार से छोटा लिखा है, आपसे छोटा नहीं लिख दो, आप जल्दी से गोला बना के नाम लिख दो। ऐसे आगे पहुंचे अपन, तो ये फटाक से 2 लिख दो। कब? जब बांध रहे हैं तब नहीं, जैसे ही मिला तब, जैसे ही मिला तब। और रोल नंबर लिखते नहीं है, तो जैसे ही मिला आपको तभी नंबर डाल दो, ताकि बाद में जब आप उसको टाइप करो तो आगे का पीछे नहीं हो जाए, नहीं तो ब्लंडर हो जाता है, ब्लंडर। तो लिख दीजिएगा, ठीक है। भाई स्केल का इस्तेमाल, जिन लोगों से बहुत गंदी लाइंस ड्रॉ होती हैं, बेहतर है कि आप जरा रुक जाएं, स्केल का इस्तेमाल कर लें। जहां भी बड़ी लाइंस बननी है आप देखिए, आपके ही साथ के बच्चे हैं थोड़े आगे पीछे की, ये लाइंस उन्होंने स्केल से बनाई, उनको लगा होगा कि भाई मेरे से नहीं बनती सीधी। तो ऐसा नहीं होता कि स्केल से लाइन बनाना कोई पाप है या आपकी कॉपी छूट जाएगी, मतलब पेपर छूट जाएगा, इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट। बट गंदा कर देना, टीडी आड़ी लाइंस है, अब कहीं यहाँ अटक गया, कहीं यहाँ अटक गया, फिल्थी डर्टी वर्क शुड नॉट बी डन। सीधी बनती है लाइन ग्रेट, नहीं तो स्केल यूज करो। अब बात आती है साहब रीडिंग ऑफ क्वेश्चन, आवर मोस्ट फेवरेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Reading of the question has to be done the way we have always done in class, the way I have taught you to read a question. कॉस्टिंग में स्पेशली मैं कहूँ, क्योंकि इंस्टीट्यूट थोड़ा सा ट्विस्ट, थोड़ा सा चेंज करके बच्चों को परेशान कर देता है, तो मैं क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। कई बार हमको क्वेश्चन पढ़ते से लगता है लो ये तो मॉड्यूल का क्वेश्चन है, इट इज सो फेमिलियर, उसके बावजूद देयर इज पॉसिबिलिटी कि उसमें जरा सा चेंज हो, उसके चक, और वो तुम कर भी सकते हो, लेकिन क्योंकि तुमने क्वेश्चन ढंग से रीड नहीं किया तो काम लग गया। तो क्वेश्चन को पढ़ो। तो मैं अगर याद हो, हमने लास्ट क्लास में अभी 2-3 कम से कम क्वेश्चन पेपर्स जब करे और मैंने तुम्हें आरटीपी कराई, तो तुमने खुद ये रियलाइज किया कि मैम कई बार बच्चों ने, सीनियर्स ने कहा है कि मे 23 में पेपर थोड़ा टफ आया था, लेकिन जब हमने क्लास में मे 23 का पेपर किया खुद ने हमने, तो हमसे वो क्वेश्चंस बन रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ? बच्चे वो भी वही हैं, बच्चे तुम भी वही हो, तुमने भी वही पढ़ा है, उन्होंने भी वही पढ़ा है, डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है कितने शांति से, कितना समझ के आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, निपटारा। क्वेश्चन ढंग से पढ़ रहे हैं, आपको अपने आप चीजें क्लिक करने लगती हैं कि यार ऐसा 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 होगा। और कहीं नहीं भी क्लिक करा तो थोड़ा बहुत रिस्क ठीक है, लेकिन रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन से स्कोर आपका बहुत इंप्रूव हो जाता है, बहुत ज्यादा। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, बहुत। ठीक है, फिर आती है बात, कभी कभी सॉल्व कर लिया, एकदम से लगा यार मैंने गलत कर दिया, और जैसे ही ये लगता है तो हम हमारा पेन उठाते हैं और हम कट कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हमें याद आता है रिया मैंने सही तो किया था, बस ये गलती है आपकी। आपको अगर किसी मोमेंट में लगे मैंने गलत किया है, आप काटो मत, आप उसके नीचे पहले सही सॉल्व करो, जो आपको अब लग रहा है उसको सही करके आपको लगे कि यार मैंने अब सही किया है, ऊपर का गलत था, फिर काटो। बिकॉज तुमने ऊपर का अगर एक बार काट दिया, फिर सॉल्व किया, फिर तुम्हें वो गलत लगा, फिर तुमने काट दिया, तो क्या तुम अब फिर सॉल्व करोगे?
समझ रहे हो? तो कभी ऐसा लगे कि मैंने गलत किया है, फटाक से नहीं काट दो, उसको वहीं छोड़ दो, आगे सॉल्व कर लो अपना नए स्टाइल से। जब कॉन्फिडेंट हो जाओ दिस इज राइट दैट वाज रॉन्ग, फिर काट देना। पैनिक में वी टेंड टू टेक रॉन्ग डिसीजंस जिससे नुकसान हो जाता है, तो वो नहीं करना है, ठीक है? फिर आ रहा है, जो आता है वो छूटना नहीं चाहिए, इसको समझो। अगर तुम दिल पे हाथ रख के ये बात सोचो कि क्या मैस्ट्रा मैम ने कोई कसर छोड़ी है हमें कॉस्टिंग के अंदर, या जितना उन्हें करना चाहिए उन्होंने उससे ज्यादा भी करा दिया है, तो आई थिंक तुम्हें जवाब मिल जाएगा। मुझे कहने की और जताने की कोई जरूरत नहीं है, यू नो एवरीथिंग। हमने मॉड्यूल का कोना कोना, उसके बाद ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जैसे नॉर्मली लोग करते हैं, कहीं कहीं तो वो भी नहीं हो पाता। हमने क्वेश्चन सॉल्व करने के अलावा उनको समझना, लॉजिक, इतने सारे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स रजिस्टर में लिखवा के कराना, प्रैक्टिस मैनुअल में घुस के कराना, जबकि तुम्हारे सिलेबस के लिए तो वो प्रिस्क्राइब ही नहीं करी इंस्टीट्यूट में। उसके बाद आरटीपीज में घुस के करना और क्वेश्चन पेपर्स भी देखना और स्पीड और प्रेजेंटेशन और प्रैक्टिस सब करना, फॉर्मूले लर्न करना, उनके डेरिवेशन देखना। यार इतना किया है, इतना किया है, बट वो उतना कोई नहीं देख रहा होता। इट्स अ 3 आवर शो। खुद सोचो इस बात को, स्टेज परफॉर्मेंस अगर सही नहीं हुई तो फिर क्या फायदा? बात ये है, इससे लोग प्रेशर ले लेते हैं कि यार मैं क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट योर प्रेपरेशन, ट्रस्ट योर प्रैक्टिस, किया है ना? अगर पूरा रिवीजन नहीं भी हो पाया पेपर से पहले, तो मार्क माय वर्ड्स, कंसेप्ट रजिस्टर पे एक निगाह मार के चले जाओ, दिमाग को शांत रखो, भले रिवीजन नहीं हुआ पूरा, भी उसके बाद भी कुछ भी हो जाए, वो पैनिक की लहर दिमाग में नहीं आना चाहिए। आई एम टेलिंग यू, तुम पढ़ के देखना पेपर, तुमसे पेपर बनेगा। ऐसा नहीं कह रही कि कुछ नया नहीं आएगा, लेकिन तुम कम से कम एग्जेम्पशन लेकर आ सकते हो, ये मैं तुम्हें दावे से कह रही हूँ, इतनी बड़ी बात। लेकिन तुम नहीं कर पाओगे, भले ही मॉड्यूल का उठ के पेपर आ जाए, पीएम का उठ के पेपर आ जाए, अगर तुम्हारे दिमाग में वो घबराहट है, टेंशन है, एंजाइटी है, नहीं हो पाएगा। तो वी कैन नॉट गिव एनी एक्सक्यूज बच्चों, इट्स अ 3 आवर शो, वी हैव टू मेक इट हैपन, we have to make it happen, you will do it, I know that। पूरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हिम्मत भी रखना पड़ती है। तो वो नहीं, एक शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा हर तकदीर से पहले बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी प्रिपरेशन तगड़ी है, उस कॉन्फिडेंस को कंटिन्यू रखना एग्जाम में, तो ऊपर वाला तो मेहरबान हो गई तुम पे कि यार मेरा बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, इतना ऑनेस्टली किया है, क्यों नहीं मिलेगी उसको सक्सेस? मिलेगी, जरूर मिलेगी। ठीक है, चलो। ये होने के बाद भैया अगर जो नहीं आता क्या करना है, मैं पीछे पहले ही समझा चुकी, नहीं आता छोड़ो, आगे बढ़ो, जो आता है जल्दी 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 करो। पहले पासिंग पक्के करो, फिर 60 नंबर पक्के करो, उसके बाद जो नहीं आता उनको ट्राई करो, जितने हद तक कर सको बिल्कुल कर कर आओ। पहले मत करो, इनिशियल 2 आवर्स जो नहीं आता उसमें टाइम वेस्ट मत करो। इनिशियल 2 आवर्स में कम से कम 60 65 70 नंबर का सॉलिड कर लो, फिर जो नहीं आता आखिरी के 1 घंटे में अपन उसको करेंगे। स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना है उन सब पे, ठीक है? आगे, ये तो मैंने तुमको तुम्हारे फर्स्ट पेपर के पहले भी वीडियो बना के भेजा था। प्लीज स्टॉप योर रिविजन एटलीस्ट 1 आवर बिफोर लीविंग होम। जितने बजे भी घर छोड़ते उसके 1 घंटे पहले पढ़ना छोड़ दो। कोई डाउट पूछे मत जवाब दो, कोई बुक्स अपने साथ कैरी मत करो। बस अब अपना टाइम रास्ते में जो जा रहा है अपने आप को ये रिमाइंड कराने का है, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। सो यू हैव टू जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ, स्टे काम, यू हैव टू स्माइल। आई एम टेलिंग यू, वी फॉरगेट स्माइलिंग, यू हैव टू स्माइल। व्हेन यू स्माइल, मैं बता रही हूँ कि हमारी, वी आर मेड लाइक दैट, ह्यूमन बीइंग्स। व्हेन यू स्माइल, lot of tension gets released. Boys will say, "Ma'am, हमें भी हंसना है क्या?" Everybody, yes. So you have to go to the center with smiling face. ठीक है ना, क्या लोड लेना है, हो जाएगा, जो होगा देख लेंगे, ऐसा शांत। ठीक है, उसके बाद 10th, as you enter the center, I told you earlier also, you have to ask God to help you win this battle। बैठो, जब अपन 5-10 मिनट पहले पहुंच जाएं, आंख बंद करिए, प्रेयर करिए, अपने लिए दुआ करिए और हिम्मत से शुरू करिए और फेथ के साथ शुरू करिए। फेथ वो बहुत बड़ी बात है।
दुआ कर लेना काफी नहीं है, भरोसा भी जरूरी है कि वो है, इज आर केयरटेकर, आर मेकर, एवरीथिंग इज इन हिज कंट्रोल। पूरी कायनात उनके कंट्रोल में। ये पेपर क्या चीज है, मिलेगा तुमको, अंदर से एक अपना विल पड़ जाता है, कॉन्फिडेंस पड़ जाता है। तो फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट अलोंग विद प्रेयर। ठीक है, तो भाई ये हो गया। और ये मैंने बहुत प्यारी सी चीज तुम्हारे लिए लिखी हुई है, until you are mentally ready you will never be physically prepared, so never you will feel like चलो यार आज पेपर देने चलते हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। इसीलिए मेंटली तैयार हो जाओ, कल ही पेपर है अपना, 6 तारीख को रॉकिंग पेपर देके आना है, सब अच्छा होगा। ठीक है, अब इनके बाद मैं तुम्हें एक दो कुछ बातें बताना चाह रही हूँ। जैसे एक ये कॉपी देखो जल्दी से स्पीड में, ये आपके किसी सीनियर की कॉपी है विच वॉज अवॉर्डेड 88.5, दैट मीन्स 89 मार्क्स। तुम कॉपी देखना, तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि कोई ऐसी बहुत खूबसूरत सी राइटिंग है या कोई बहुत हसीन प्रेजेंटेशन है, राइटिंग बड़ी एवरेज है। डिस्पाइट ऑफ दैट बच्चे ने लिखा सब है, थोड़ा दूर दूर लाइन छोड़ के, है ना, हर चीज लिखी है, हेडिंग्स। तो आप ये समझ सकते हैं कि बुरी हैंडराइटिंग के बाद भी, देखो इसने मार्जिन में डाला, ये गलत किया, मार्जिन में नहीं लिखते कभी। तो बुरी हैंडराइटिंग के बाद भी इतना स्कोर आ सकता है, हाँ आ सकता है। लाइन देखो, छोड़ के लिखो, छोड़ के लिखो, लाइन छोड़ कर लिखो, मार्जिन मत यूज करना। इन्होंने कंसिडर कर लिया, कभी कभी थोड़ा गलत हो जाता है। देखो आप, ये हर चीज पूरा कैलकुलेशन कितना प्रॉपर उसने लिखा हुआ है कि मार्क्स में कहीं कोई कटौती कर ही नहीं सकता। लाइंस थोड़ी आगे जाते जाते टेढ़ी आड़ी होना शुरू हो गई क्योंकि वो होने ही लगता है। बाकी उसके अलावा अमेजिंग, अमेजिंग, है ना। तो ये देखो हाँ, थोड़ी कटिंग स्क्रिबलिंग भी हो जाती है तो भी मार्क्स मिलते हैं क्या? हाँ, तो भी मार्क्स मिलते हैं, 20 में से 20 भी मिलते हैं, होता है। ये देखिए आप, क्या गंदी लाइन खींची तो भी 10 नंबर दिए हैं इंस्टीट्यूट ने। दिस डजंट मीन कि तुम गंदी लाइंस खींच खींच के काम करोगे। तुम्हें कोशिश करना है कि भाई इस स्कोर को भी अपन सरपास कर जाए ना, इसलिए लाइन छोड़ के करना काम, एक एक लाइन और प्रॉपर लाइंस बनाना। ठीक है, तो देखो ये हुआ। ऐसे ही तुम्हारी अगली सीनियर, अभी जो मैं कॉपी दिखा रही थी, 93.4 मतलब राउंड ऑफ होके कितना बैठता है अपना, 94, 93.5 तो 94। ये देखिए, now she has got beautiful handwriting, it's very neat, tidy, everything। वर्किंग नोट्स बने हुए हैं हर जगह, कटिंग अवॉइड करी है, नए पेज से नया क्वेश्चन को टेकअप किया है, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन नए पेज से, यूनिट्स लिखे हुए हैं, देखते चलिए आप। बस आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है, और आपको ये भी सोचना है कि यार इन लोग लेकर आ पाए तो इनको भी तो एक ही दिन का गैप मिला था, इनके टाइम भी पेपर टफ आया होगा, इनके टाइम भी आईसीए आए हैं, इनके टाइम भी सीएस ने चेकिंग करी होगी, तो हम भी कर सकते हैं क्या? हाँ, आप भी कर सकते हैं। मैं बस लास्ट में एक इंस्टेंस शेयर करना चाह रही हूँ। अभी एक अटेम्प्ट पहले एक बच्चा था, आई नॉट टेक हिज नेम, उसका क्या हुआ, ही गेव हिज लॉ का पेपर देने गया सेंटर में, वो फेंट हो गया। जैसे तैसे वहां के लोगों ने उसको उठाया बिठाया, थोड़ा पिलाया, ग्लूकोज ग्लूकोज, एंड ही गेव हिज लॉ का पेपर। व्हेन ही केम बैक तबीयत बहुत खराब थी उसकी, टेंशन में, ही कॉल्ड एंड टोल्ड मी, कब लॉ के पेपर वाला दिन देखे आए तब नहीं, दूसरे दिन सुबह, मैम मेरी हालत सही नहीं है, मैं कोर्स में क्या करूं। बच्चा मेहनती था, साल भर उसने पढ़ा था। आई टोल्ड हिम, पिक अप योर कंसेप्ट रजिस्टर, जस्ट डू योर कंसेप्ट रजिस्टर, चिंता मत करो, गो एंड राइट द एग्जाम। बच्चों, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, अराउंड 80 मार्क्स के आसपास उसका स्कोर था, सिर्फ कॉन्सेप्ट रजिस्टर रिवाइज करके, नहीं किए क्वेश्चंस तो भी। होता है मैम ऐसा, होता है, होता है। अनदर चाइल्ड, व्हाट हैपेंड विद हर, 1 महीने पहले कॉन्सेप्ट रजिस्टर लॉस्ट, नाउ शी हैड नो कॉन्सेप्ट रजिस्टर, बट क्लास में पढ़ा है, हमेशा सुना है, उस टाइम तो रिविजन किया है, तो बस उसने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में से लगा ली, कॉन्सेप्ट मेनली बेचारी के वो ही गायब हो गए। गेव द एग्जाम, अराउंड 85 प्लस उसका स्कोर था। अब बताइए, तो सिचुएशंस ऊपर नीचे हो सकती हैं, एंड में क्या रिवाइज करके जा रहे हो, सिर्फ वो चीज डिसाइड नहीं करती कि स्कोर कितना आएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। जो पहले की प्रेपरेशन है अपने आप पेपर में जाके बात क्लिक करने लगती है, अगर ये चल रहा है तो। और ये चलता कब है, जब टेंशन को आप कंट्रोल कर लेते हो।
और टेंशन कंट्रोल नहीं है, तो आप पूरे 2 दिन, बीच के 1.5 दिन फुल टाइम भी पढ़ के आए हो तो भी पेपर स्पॉइल करते थे. तो नाउ इट्स इन योर हैंड. It's in your hand completely. So I'm ending this particular video on the note. All my blessings are with you. Lots of love. I am confident. We have done everything. I am confident about you also. You have even done a lot of self study in costing. So when I trust you, you need to trust yourself. Keep faith in yourself. Pray for yourself. Go and give the exam. टेंशन मत लेना. पेपर देकर सुकून से आके ये जरूर बता देना पेपर गया कैसा था. विल वेट फॉर योर मैसेज एंड ऑल माय ब्लेसिंग्स एंड लव फॉर यू. टेक केयर मेरे बच्चों. यू आर रियली वेरी स्पेशल. नो दैट. थैंक यू. बाय बाय. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर.